वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वीडियो। हमने फर्स्ट लेक्चर में अल्ट्रासाउंड की वर्किंग, सेकंड लेक्चर में फिजियोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स कर लिया था। अब लास्ट लेक्चर में अल्ट्रासाउंड को अप्लाई कैसे करना है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, वो भी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन में। पर हर मेथड में दो चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट चीज कपलेंट का यूज होना और सेकंड चीज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ हेड का होना। तो ये जो कपलेंट है वो होता क्या है, तो जब हम अल्ट्रासाउंड के हेड को हमारी स्किन के कांटेक्ट में रखते हैं तो बीच में एयर होती है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब कोई बहुत ही डेंस मीडियम से साउंड वेव कम डेंस मीडियम में जाती है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होती है वहां पे। तो ये जो साउंड वेव्स यहां से निकल रही थी और बीच में एयर है, सॉलिड और एयर का इंटरफेस है, तो यहां से मैक्सिमम साउंड वेव जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और कम से कम साउंड वेव्स ही हमारे स्किन में पहुंचेगी। और ये जो रिफ्लेक्शन होके वेव्स वापस जा रही है, इससे जो क्रिस्टल है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम बीच में एक मीडियम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कपलेंट। और ये कपलेंट यूज इसलिए होता है ताकि ये जो बीच में सॉलिड एयर इंटरफेस है वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बन जाए और फिर हमारी स्किन आ जाए। तो चाहे वो कपलेंट जेल के फॉर्म में हो, वाटर के फॉर्म में हो या फिर वाटर इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक बैग हो, उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली चीज है अकाउस्टिक इम्पिडेंस और दूसरा चीज है बबल फॉर्मेशन। तो अकाउस्टिक इम्पिडेंस आपको पता है क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस विच इज एनकाउंटर्ड बाय द साउंड वेव और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। तो अकाउस्टिक इम्पिडेंस जो हम मीडियम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड के हेड और स्किन के बीच में, उसका अकाउस्टिक इम्पिडेंस हमारे टिश्यू के सिमिलर होना चाहिए ताकि जो साउंड वेव्स है वो मैक्सिमम जो है हमारी स्किन के अंदर जा सके, हमारे टिश्यूज के अंदर जा सके और मिनिमम रिफ्लेक्शन हो। तो जो हमारा अकाउस्टिक इम्पिडेंस है वो सिमिलर टू टिश्यू होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हमारा कपलेंट है उसके अंदर जो बबल्स फॉर्मेशन है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो हम मीडियम अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में बबल्स बनेंगे तो उन बबल्स के अंदर होगी एयर, तो वहां पे जो है रिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगेगी और फिर से जो साउंड वेव्स है वो कम से कम हमारे स्किन में पहुंचेगी। तो जो हमारा कपलेंट है उसमें कम से कम बबल फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ हेड। तो ये हम क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग इज इररेगुलरिटी इन नेयर जोन। तो फर्स्ट लेक्चर में जब हमने ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो साउंड वेव है उसका एक नियर फील्ड होता है और एक फार फील्ड होता है। नियर फील्ड को हम फ्रेनल जोन बोलते हैं और फार फील्ड को हम फ्रॉनहोफर जोन बोलते हैं। तो फ्रेनल जोन में जो वेव्स है वो बहुत ही इररेगुलर होती है और ये फ्रेनल जोन ही हम अपने अल्ट्रासाउंड के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो जो ये इररेगुलरिटीज है फ्रेनल जोन की, इसको कम से कम करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते हैं। सेकंड थिंग इज स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि स्टैंडिंग वेव्स तब बनती है जब दो वेव सेम फेज में हो और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। ये स्टैंडिंग वेव्स एंडोथेलियल डैमेज कर सकती है और ब्लड स्टेसिस कर सकती है एक जगह पे। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ हेड करना है ताकि स्टैंडिंग वेव्स ना बने। थर्ड थिंग इज अनस्टेबल कैविटेशन। तो ये ऑलरेडी देखा गया है कि अनस्टेबल कैविटेशन थेरेप्यूटिक रेंज में नहीं होती, लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते रहते हैं तो अल्ट्रासाउंड अनस्टेबल कैविटेशन होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। फोर्थ थिंग इज पेरियोस्टल बर्न्स। तो पेरियोस्टल बर्न्स कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, तीन चीजों की वजह से। पहली चीज जो बोन में अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन है, एक तो वो सबसे ज्यादा है और बोन में जो हाफ वैल्यू डेप्थ है अल्ट्रासाउंड की वो सबसे कम है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम हीट है वो बोन के पेरियोस्टल सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाती है और कम से कम अंदर जा पाती है। और तीसरी चीज है जो बोन का इंटरफेस है, वहां पे अल्ट्रासाउंड की वजह से शेयर वेव्स की फॉर्मेशन होती है और ये शेयर वेव्स भी जो पेरियोस्टल सरफेस है वहां पे हीटिंग को बढ़ाती है। तो ये तीनों ही चीज पेरियोस्टल बर्न्स या फिर पेरियोस्टल पेन करा सकती है, लेकिन इन तीनों के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते रहो तो। और
लास्ट थिंग है रिफ्लेक्शन एंड रियरफैक्शन। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा कर्वेचर होगा टिश्यू का उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होएगी सरफेस में, और जितनी ज्यादा डेंसिटी में डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होएगी। तो ये कम से कम हो और ये इरेगुलरिटीज कम करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते रहते हैं। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन 4 मेथड है अप्लाई करने के अल्ट्रासाउंड को। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड के हेड को स्किन के ऊपर रख के बीच में एक कपलेंट लगा के अप्लाई करते हो, और वो जो बीच में कपलेंट होता है वो एक थिक्सोट्रोपिक जेल होता है। तो थिक्सोट्रोपिक जेल का मतलब वो एक थिक कंसिस्टेंसी का जेल होता है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड की वेव्स उस पर पड़ती हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिन हो जाती है, वो ज्यादा लिक्विड जैसा बन जाता है। और जब ये अल्ट्रासाउंड की वेव्स उस पर नहीं पड़ रही होती तो वो जेल की तरह काम करता है। तो इसीलिए जब आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हो तो जो अल्ट्रासाउंड के हेड और स्किन के बीच में जो जेल होता है हमारा, वो बहुत ही थिन हो जाता है और वहां पे इजीली मूवमेंट होती है। और जो अल्ट्रासाउंड के हेड के बाहर इकट्ठा हो रखा होता है वो जेली फॉर्म में होता है और वो वहीं पे ही रहता है। तो इसका ये फायदा और है कि ये वहां पे मेस को कम करता है, क्योंकि बाहर भी अगर वो लिक्विड जैसा होता, उसकी कंसिस्टेंसी अगर कम होती तो वो गिरने लगता है इधर उधर को। तो अब ये जो थिक्सोट्रोपिक जेल है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 2 मेन प्रॉपर्टीज तो आपने ऊपर देख ही ली है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज उस जेल में होगी तो वो बेस्ट कपलेंट की तरह काम करेगा। फर्स्ट थिंग एक्सप्लेन कर दिया, अकाउस्टिक इम्पीडेंस टिश्यू जैसी होनी चाहिए। हाई ट्रांसमिसिविटी ऑफ अल्ट्रासाउंड, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए जेल की, ताकि वही वो वहां पे मेस कम से कम क्रिएट हो। लो ससेप्टिबिलिटी ऑफ बबल फॉर्मेशन, कि वो जो जेल हम या कपलेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें बबल्स कम से कम फॉर्म हो ताकि रिफ्लेक्शन कम से कम हो। और मैक्सिमम साउंड एब्जॉर्ब हो हमारी टिश्यूज के अंदर। और बाकी लास्ट 3 चीजें हैं कि वो केमिकली इनएक्टिव हो, हाइपो एलर्जिक हो और स्टेराइल हो, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे उस मीडियम में कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग है वाटर इमर्जन मेथड। तो जब आपका जो सरफेस आप ट्रीट कर रहे हो वो इर्रेगुलर हो, टेंडर हो, तो आप वाटर इमर्जन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टेंडर एरिया पे अल्ट्रासाउंड के हेड से मसाज करोगे तो वहां पे पेन होएगा, तो आप वाटर इमर्जन वाला मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है अल्ट्रासाउंड के हेड का और हमारे स्किन का। और ये जो वाटर इमर्जन वाला मेथड है इसीलिए हम ज्यादा जगह यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे हैंड, फोरआर्म, एंकल और फुट में यूज कर सकते हैं, और क्योंकि हम हर पार्ट को इमर्स नहीं कर पाएंगे वाटर में। थर्ड है हमारा वाटर बैग मेथड। तो वाटर बैग मेथड हम उनमें अप्लाई करते हैं जब स्किन जो है हमारी इर्रेगुलर हो, फिर वो ऐसा एरिया हो जो पानी में इमर्स ना हो सकता हो। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ हैंड, फुट और एंकल और फोरआर्म हमारे जो है वो वाटर में इमर्स हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्लास्टिक बैग या रबर बैग लेते हैं जिसके अंदर पानी होता है, और ये पानी हो सके तो डीगैस्ड वाटर हो। और यहाँ पे भी ये जो हमने वाटर इमर्जन मेथड में जो पानी यूज किया था, अगर ये नॉर्मल पानी की जगह मिनरल वाटर हो या फिर डीगैस्ड वाटर हो जिससे गैसेस जो है वो निकाल ली गई हो, तो इसमें बबल फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन क्लिनिकली ये हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम डीगैस्ड वाटर लें, तो हम जब भी यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होते हैं वाटर इमर्जन मेथड में तो उन बबल्स को वहां से निकालते रहते हैं। ऐसे ही जो हमारा वाटर बैग मेथड है उसके अंदर भी हम जो पानी है हो सके तो डीगैस्ड वाटर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इर्रेगुलर सरफेस है, जैसे कि मान लेते हैं हमारी नकल्स वाला एरिया, तो इस इर्रेगुलर सरफेस पे पहले हम अल्ट्रासोनिक जेल लगाते हैं, फिर हम इस बैग को रखते हैं, फिर इस बैग के ऊपर फिर से हम अल्ट्रासोनिक जेल लगाते हैं और उसके ऊपर हम अल्ट्रासाउंड का हेड रखते हैं, और फिर जो एरिया है जहाँ पे हमको अल्ट्रासाउंड लगाना है वहां पे हम अल्ट्रासाउंड के हेड से प्रेशर डालते हैं ताकि वहां पे कंटूर बन जाए
और उस एरिया में हम अल्ट्रासाउंड को मूव करते रहते हैं। और इसके अंदर अगर बबल्स बनते हैं तो हम उन बबल्स को बाहर वाली साइड रखते हैं, जहां जो हमारा मेन एरिया है जहां पे अल्ट्रासाउंड का हेड है वहां पे वो बबल्स नहीं होने चाहिए। तो बबल्स हम कॉर्नर्स में इकट्ठा कर देते हैं जो बाहर है एरिया, ठीक है। अब लास्ट आता है जेल पैड और फिल्म मेथड। तो ये हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे वुंड हो रखा हो या फिर स्किन ग्राफ्ट लगा हो, ताकि हमारे अल्ट्रासाउंड के हेड के मूवमेंट से वहां पे कोई भी हीलिंग में जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना आए और हमारा जो हेड है उसकी मूवमेंट से वहां पे और इंजरी ना हो। तो ये जो जेल पैड्स होते हैं ये अगार जेल के बने होते हैं या फिर पॉलीएक्रिलामाइड के बने होते हैं। इसमें ये जो वाउंड बेड है इसको सलाइन से भर दिया जाता है। तो यहां पे होता है इसके अंदर सलाइन और इसके ऊपर जो है ये अगार जेल की शीट लगा दी जाती है और इस शीट के ऊपर जो है हम अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जेल पैड वाला मेथड हम वुंड्स में यूज करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डोजेज। डोजेज बताने से पहले यहाँ पे एक चीज रह गई थी, वाटर इमर्जन और वाटर बैग मेथड में दोनों में ही जो अल्ट्रासाउंड का हेड है वो हमारी स्किन से 1 to 2 सेंटीमीटर दूर रहता है। तो इसीलिए आपको इन दोनों मेथड ऑफ एप्लीकेशन में जो इंटेंसिटीज है वो 30 to 50% बढ़ा देनी है। अगर आप नॉर्मली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे लगाते तो अगर आप उस पर 1 वॉट पर सेंटीमीटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है अगर आप उस पर 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगाते और अगर आपको सेम ही जगह पे आप वाटर इमर्जन या फिर वाटर बैग मेथड से लगा रहे हो तो अब डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो इसीलिए आप इंटेंसिटीज को 30 to 50% बढ़ा दोगे सेम कंडीशन सेम टिश्यू के लिए। तो आप 1.3 to 1.5 इंटेंसिटी पे अब जो इंटेंसिटी है उसको सेट कर दोगे। अब स्टार्ट करते हैं डोजेज। तो जो हमारी डोजेज है अल्ट्रासाउंड की वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। फर्स्ट थिंग इज एरिया, ठीक है, कि कितने एरिया पे कौन से एरिया पे आप जो है अल्ट्रासाउंड लगा रहे हो। सेकंड चीज इज डेप्थ, ठीक है, कि आपका जो टारगेट टिश्यू है वो कितने डेप्थ पे है। एंड लास्ट थिंग इज नेचर ऑफ लीजन, कि आपका लीजन किस टाइप का है, कितना एक्यूट है, कितना क्रॉनिक है। तो आप जब अल्ट्रासाउंड लगाते हो तो स्किन के ऊपर कपलेंट लगा के तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं वो हमारे डीपर टिश्यूज तक पहुंचती है। तो आपको डोजेज जो है वो उस हिसाब से देनी है कि मैक्सिमम जो आपकी अल्ट्रासाउंड की रेज है वो आपके टारगेट टिश्यूज तक पहुंचे। तो ये जो डोजेज के पैरामीटर्स हैं हम उनको देखेंगे अभी। तो जो डोजेज के पैरामीटर्स हैं वो होते हैं मोड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया, फ्रीक्वेंसी और प्रोग्रेशन। ये चारों चीजें आपने देखी होगी मशीन के ऊपर सेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मोड। तो मोड 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है, कंटिन्यूअस मोड और पल्स मोड, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मोड में क्या होता है, जो टाइम एवरेज इंटेंसिटीज आपको मिलती है, टाइम एवरेज इंटेंसिटीज और टाइम टेम्पोरल पीक इंटेंसिटीज मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो कंटिन्यूअस में जो टाइम SATP जो आपने मशीन में सेट करी है वो इक्वल होती है SATA के, जो कि आपको असलियत में मिल रही है। लेकिन पल्स में जो पीक टेम्पोरल इंटेंसिटीज है, ठीक है, वो आपने सेट करी है, लेकिन आपको जो मिल रही है स्पेस टेम्पोरल एवरेज इंटेंसिटीज वो कम हो जाती है SATP से। कैसे? तो आपने जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स था उसमें देखा था कि ऐसे वेव्स जा रही हैं और वो इर्रेगुलर होती हैं। तो ये टेम्पोरल पीक इंटेंसिटीज होती हैं और यहां कहीं पे टेम्पोरल एवरेज इंटेंसिटीज आएंगी। तो कंटिन्यूअस मोड में हम क्या करते हैं, बिना रेस्ट के वेव्स जाती रहती है। तो जो आपने मशीन में सेट किया है वो ये पीक इंटेंसिटीज होती है, ठीक है। आपने मशीन में अगर सेट किया 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने 1 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर की आप इंटेंसिटी दे रहे हो और कंटिन्यूअसली आप दे रहे हो। तो जो हमारी स्किन को मिल रही है वो भी अब कंटिन्यूअसली 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिल रही है,
ठीक है। लेकिन पल्स में क्या होता है, आपने 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इंटेंसिटी सेट करी है और उसको पल्स कर दिया आपने 1:1 पे, ठीक है, उसको मान लो आपने 1:1 पे पल्स कर दिया, तो ये टेम्पोरल पीक इंटेंसिटी थी मान लो एक, फिर यहाँ पे रेस्ट आएगा, फिर टेम्पोरल पीक इंटेंसिटी आएगी, फिर रेस्ट आएगा। तो अगर आपने 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट करी है पल्स में, तो वो देगा तो 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही, ठीक है, वो देगा 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने उसको पल्स कर दिया कितना, 1:1, फिर अगले रेशियो के लिए वो ऑफ कर देगा मशीन को, फिर वो 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर देगा, फिर वो ऑफ कर देगा मशीन को। लेकिन एवरेज आपको कितनी मिली, अब ये एवरेज आपकी स्किन में गई कितनी, ये तो आधी गई ना। आपने 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट करी थी, लेकिन उसको पल्स भी कर रखा है अब 1:1 पे, तो 1:1 पे तो 50% ही गई आपकी स्किन में। तो जो SATA इंटेंसिटी थी, ये थी SATP इंटेंसिटी जो आपने मशीन में सेट करी थी, और ये है SATA इंटेंसिटी जो आपकी स्किन में जा रही है, जो कि फाइनली आउटपुट निकल रहा है इंटेंसिटी का, वो तो आप 50% हो गई क्योंकि आपने 1:1 पे किया था। ऐसे अगर आप 1:4 कर दोगे तो वो 20% ही मिलेगी आपको। तो इसीलिए आपको जो हीट प्रोड्यूस करवानी है डीपर टिश्यूज में या सुपरफिशियल टिश्यूज में, वो आप इन दोनों पैरामीटर्स को देख के करवाओगे, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस मोड पे 0.1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट करते हो, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस में पल्स ले रहे, ठीक है, अगर आपने पल्स कर दिया और आपने मशीन में जो इंटेंसिटी सेट करी है वो करी है 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी आपने सेट करी है और इसको पल्स कर दिया है 1:4 पे, तो ये तो है SATP इंटेंसिटी जो मशीन में सेट है। लेकिन आपको SATA इंटेंसिटी मिल कितनी रही है ओरिजिनली, आपको इसके 20% ही मिलेगा, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा इसका 20%, 0.1 ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप सेम इंटेंसिटी, ये जो SATA इंटेंसिटी इतने 0.1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जो आपको हीट प्रोड्यूस करवानी थी टिश्यू में, उतनी ही आपको करवानी है कंटिन्यूअस मोड से, तो आप मशीन में डायरेक्टली 0.1 सेट कर सकते हो, क्योंकि आपको मिलनी भी 0.1 ही है तब, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि SATA इंटेंसिटीज कितनी है, ना कि SATP इंटेंसिटी कितनी है। SATP इंटेंसिटी वो है जो आपने मशीन में सेट करी है, और SATA इंटेंसिटीज वो हैं जो आउटपुट पावर आपको निकल के आ रही है, और जो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली अगर आपने पल्स कर रखा है, तो जितने पे आपने पल्स कर रखा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो कंटिन्यूअस मोड है उसको हम क्रॉनिक लीजन्स में ज्यादातर देते हैं, और जो पल्स मोड है उसको हम एक्यूट लीजन्स में ज्यादातर देते हैं। तो ये एक्यूट के लिए होता है और ये क्रॉनिक के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक्यूट में पल्स मोड इसलिए देते हैं ताकि वहां पे रिस्क ऑफ लोकल हीटिंग कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस मोड से हीटिंग ज्यादा होगी, आपको पता है, सेम इंटेंसिटीज पे, तो इसीलिए हम पल्स मोड देते हैं ताकि लोकल हीटिंग कम हो एक्यूट इंजरीज में, और क्रॉनिक में हम कंटिन्यूअस देते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे। तो मशीन में दो तरीके से आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज की ये जो तीन पैरामीटर्स हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। 1 मेगाहर्ट्ज की हाफ वैल्यू डेप्थ ज्यादा होती है, ठीक है, और 3 मेगाहर्ट्ज की हाफ वैल्यू डेप्थ कम होती है। 1 मेगाहर्ट्ज की एब्जॉर्प्शन कम होती है, 3 मेगाहर्ट्ज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। तो इसीलिए 3 मेगाहर्ट्ज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और वो हाफ वैल्यू डेप्थ कम है, मतलब वो ज्यादा डीप जाने से पहले ही अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देती है, और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसका सुपरफिशियली हो जाता है। इसीलिए हम 3 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटीज को सुपरफिशियल टिश्यूज के लिए देते हैं। और जो 1 मेगाहर्ट्ज है उसकी हाफ वैल्यू डेप्थ ज्यादा है। हाफ वैल्यू डेप्थ ज्यादा का मतलब वो ज्यादा डीप तक पेनिट्रेट करके अपनी 50% एनर्जी लूज करेगी, और ज्यादा डीप तक जाके वो ज्यादा हीटिंग करवा पाएगी, डीपर टिश्यूज की हीटिंग ज्यादा करवा पाएगी। तो इसीलिए जो 1 मेगाहर्ट्ज है हम उसको तब यूज करते हैं जब हमारा टारगेट टिश्यू डीप हो, ठीक है। तो डीप हीटिंग के लिए हम 1 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है
1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज में आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन 3 मेगाहर्ट्ज की ज्यादा है और वो भी सुपरफिशियली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो 3 मेगाहर्ट्ज में जो हीटिंग है सेम इंटेंसिटीज पे वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसीलिए आपको जब आप 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेट करो तो आपको इंटेंसिटीज जो है वो कम रखनी है, और जब आप 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज करो तो आपको जो इंटेंसिटीज है वो ज्यादा रखनी है। तो ये इंटेंसिटी को कितना कम करना है 3 मेगाहर्ट्ज के लिए एज कंपेयर टू 1 मेगाहर्ट्ज, इसको पता करने के लिए आप एक चीज यूज कर सकते हैं। तो जितना आप 1 मेगाहर्ट्ज के लिए इंटेंसिटी को दे रहे थे उस टिश्यू के लिए आप उसका 1/10 कर सकते हैं, ठीक। तो मान लो अगर आप 1 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटी पे 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे थे, तो आपको अगर यही इंटेंसिटी को 3 मेगाहर्ट्ज के लिए देना है तो आपको इसका 1/10 कर देना है, ठीक है। तो 3 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटी पे अगर आपको ये रेशियो देना है, ठीक है, 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर देना है, तो ये कितना हो गया 1/1 कितना हो गया 1। तो इसका मैंने बोला 1 का 1/10 कितना हो गया 0.1। तो 0.1 टाइम्स आपको इंटेंसिटी देनी है, तो आपको 0.3 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटीज देनी है, ताकि ये जो रेशियोज हैं ये रेशियो 1:10 हो जाए, ठीक है। तो आपको 1:10 में जो है 3 मेगाहर्ट्ज पे आपको इंटेंसिटी देनी है। तो अगर आप 10 मिनट के लिए 1 मेगाहर्ट्ज पे 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे हो, तो आप 10 मिनट के लिए 3 मेगाहर्ट्ज पे 0.3 मेगाहर्ट्ज सॉरी ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। तो 3 मेगाहर्ट्ज आप 0.3 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 मिनट के लिए दे सकते हो। लेकिन सेम आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप टाइम को 5 कर दो यहाँ पे और इसको डबल कर दो इंटेंसिटी को, तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप 3 मेगाहर्ट्ज को कम टाइम के लिए दे सकते हो और उसकी इंटेंसिटी को आपको 1/10 रखनी है अगर आप टाइमिंग सेम रखो तो, ठीक है। टाइमिंग हाफ कर दी तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी को डबल कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि 2 टाइप की इंटेंसिटीज थी, SATA इंटेंसिटीज और SATP इंटेंसिटीज। मशीन पे आप जो सेट करते हो वो SATP इंटेंसिटीज होती हैं और जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो SATA इंटेंसिटीज होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने पेशेंट को जो इंटेंसिटी दी है वो आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो SATA इंटेंसिटीज लिख रहे हो या फिर SATP इंटेंसिटीज लिख रहे हो। सिमिलरली अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हो और उस पर देखते हो कि जो इफेक्टिव डोजेस था वो इतना था, तो आपको ये देखना है कि वो SATA इंटेंसिटीज के बारे में उन्होंने लिखा है कि SATP इंटेंसिटीज के बारे में उन्होंने लिखा है। मान लो अगर किसी रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि पल्स 1:1 पे 0.8 मेगाहर्ट्ज की जो 0.8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो 0.8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पल्स कर रखा है उसको 1:1। तो आपको ये देखना है 0.8 SATA इंटेंसिटी है कि SATP है। अगर SATP होगी तो मतलब डायरेक्टली आप मशीन में 0.8 सेट करोगे, लेकिन अगर वो SATA इंटेंसिटी हुई तो इसका मतलब है कि मशीन में आपको सेट करनी है 1.6, ठीक है, क्योंकि वो आउटपुट लिख रखा है कितना मिल रहा था पल्स करने के बाद। तो 2 टाइप की इंटेंसिटीज हैं, ये आपको आइडिया अच्छे से हो चुका होगा, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से बताता आ रहा हूँ SATA और SATP इंटेंसिटीज। अब ये जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने एरिया पे लगाई है और कितने टाइम के लिए लगाई है। जितने ज्यादा बड़े एरिया पे आप लगाओगे, जितना ज्यादा हेड की मूवमेंट करोगे, उतनी ज्यादा कम से कम इंटेंसिटी अंदर पहुंचेगी, क्योंकि अगर आप एक एरिया पे लगाते रहते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी पहुंचती है। अब आप उसको मूव कर रहे हो और जितना ज्यादा मूव करोगे उतनी कम इंटेंसिटी एक स्पेसिफिक टिश्यू पे जाएगी, और जितने ज्यादा टाइम के लिए आप दोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटीज जाएंगी। तो इंटेंसिटी को डॉक्यूमेंट करने का या मेजर करने का एक बढ़िया तरीका है हम एनर्जी डेंसिटी को यूज करें। तो एनर्जी डेंसिटी होता है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जितनी इंटेंसिटी आपने सेट करी है, इनटू में इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया
जितने में आपने अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव किया है और इनटू में टाइम कि कितने टाइम के लिए आपने ये मूवमेंट करी है, तो ये आता है जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप इसको भी लिख सकते हो अपने रिपोर्ट में कि मैंने इतनी एनर्जी डेंसिटी की अल्ट्रासाउंड आज दी है, तो उसमें सब आ जाएगा, इतने टाइम के लिए दी है, इतने एरिया में दी है, इतने इंटेंसिटी की दी है। अब इंटेंसिटी में आता है अगला BNR। तो BNR भी आपको पता है क्या होता है, बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो। तो बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो होता है जो टेम्पोरल पीक्स थी और जो टेम्पोरल एवरेज था उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जितना कम होएगा उतना ज्यादा अच्छा आपका मशीन जो है आउटपुट देगी। तो BNR जो है वो कम होना चाहिए मशीन का, जितना ज्यादा कम होएगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है, उतनी ज्यादा इंटेंसिटीज आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन आपको देगी। अब आ जाते हैं हम एरिया पे। तो कितने एरिया पे आपको अल्ट्रासाउंड देनी होती है, तो आपको ट्राई करना है कि जो अल्ट्रासाउंड का हेड है वो उसके हेड के 2x एरिया जितना आपको अल्ट्रासाउंड देना होता है। तो जो एरिया पे आपको अल्ट्रासाउंड मूव करना है वो हेड के 2 टाइम्स एरिया में देना होता है, ठीक है। तो अगर आपका जो हेड है उसका रेडियस जो है वो उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर के डायमीटर के सर्कल का जो एरिया होगा उसके डबल एरिया पे आपको अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करना होता है। ये बेस्ट होता है, जो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो अंदर पहुंचाने के लिए। तो आप अल्ट्रासाउंड के हेड को हेड के 2x एरिया पे आप मूव कर सकते हो, पर अगर जो लीजन है वो बड़ा है या फिर जो एरिया जहां पे आप लगा रहे हो वो बड़ा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2x एरिया पे ही उसको मूव करो। अगर आपके पास स्मॉलर हेड है तो बड़ा हेड है तो फिर बड़े हेड से तो हो ही जाएगा 2x एरिया में वो पूरा एरिया कवर। लेकिन अगर आपके पास छोटा हेड है और आपको बड़े एरिया में मूवमेंट करनी है तो आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ताकि एवरेज इंटेंसिटी जो एक जगह पे मिल रही है वो उतनी ही हो। अब आता है ड्यूरेशन। तो जनरली जो देखा गया ड्यूरेशन हम क्लिनिकली 10 to 20 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स के लिए हम देते हैं, क्योंकि क्लिनिक में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इससे ज्यादा देर तक दे सके। ऐसा अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है कि 10 मिनट से कम ही हमको देना है, 10 मिनट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। लेकिन जो पॉसिबल होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम 5 to 10 मिनट्स के लिए हम देते हैं। और कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि 20 मिनट्स के बाद अगर हम 20 मिनट्स तक अल्ट्रासाउंड देते हैं तो उसके बाद जो हीटिंग है टिश्यू के अंदर वो प्लेट्यू कर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हीटिंग और नहीं होती, 20 मिनट्स के बाद जो हीट डिसिपेशन है वो इक्वल हो जाता है जितनी अल्ट्रासाउंड एनर्जी हमको मिल रही है बाहर से। तो 5 to 10 मिनट्स हम जनरली देते हैं। और जो हमारी 3 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटीज हैं, 3 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटीज के लिए हम जो टाइम है वो कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सुपरफिशियल हीटिंग कर रही है। और मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया था कि हम टाइम कम करके यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम इंटेंसिटी हो जाती है अगर हम 1/10 करते हैं किसी इंटेंसिटी को। तो जनरली जो 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उसको, उसमें भी जो भी हम इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं उसको हम ऑलमोस्ट हाफ टाइम के लिए देते हैं, ठीक है। और जो 1 मेगाहर्ट्ज है उसको हम ज्यादा टाइम के लिए दे सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे कि कितने दिन में आपको अल्ट्रासाउंड लगानी है और एक दिन में कितनी बार लगानी है। तो एक्यूट इंजरीज के लिए हम जनरली प्रेफर करते हैं दिन में 1 से 2 बार लगाना, और क्रॉनिक इंजरीज के लिए हर 2 दिन में 1 बार लगाना। तो आप यहाँ पे एक्यूट इंजरीज के लिए 1 or 2 पर डे, ठीक है। और क्रॉनिक के लिए 3 पर वीक। देख लेते हैं प्रोग्रेशन कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड की आपने डोजेज सेट करी है वो आपको किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है। तो अगर पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होती है तो आप सेम डोजेज को कंटिन्यू रखोगे। अगर पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होती कोई भी, तो या तो आप पैरामीटर्स, ये डोजेज के पैरामीटर्स जो हैं इनको चेंज करोगे, या फिर आप मोडालिटी चेंज कर सकते हो। और अगर पेशेंट की कंडीशन जो है वो वर्स होने लगती है
तो आप मोडालिटी तुरंत चेंज कर दोगे। इन दी एंड ये आप पूरा सेट करने के बाद जब आप पेशेंट पे लगा रहे हो, आपको पता है आप बिल्कुल सही इंटेंसिटीज लगा रहे हो पेशेंट के ऊपर जो उसके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर पेशेंट कभी भी रिपोर्ट करता है पेन का, ठीक है, या फिर डिस्कम्फर्ट का, तो आपको तुरंत जो है इस मोडालिटी को डिसकंटिन्यू करना है, मशीन ऑफ कर देनी है, आपको नहीं लगाते रहना। तो मेन प्रायोरिटी होती है पेशेंट का रिस्पॉन्स। अगर पेशेंट कुछ भी रिपोर्ट करता है तो आप इंटेंसिटी कम करोगे या फिर मशीन बंद करोगे, भले ही आपने जो ये सारा सेट किया था वो अपने नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल जो कंडीशन है उसके हिसाब से सेट किया था। तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोथेरेपी में बताया था कि सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज को अप्लाई करने का क्या एक जनरल प्रोसीजर होता है, आपको वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है पेशेंट प्रिपरेशन। तो इसमें आपको पेशेंट को बताना है कि जो आप ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो वो किस तरीके की एनर्जी यूज कर रहा है। जैसे कि अभी हम साउंड वेव्स यूज कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट को बताना है कि इसमें साउंड वेव्स यूज हो रही हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज लगाओगे तो आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है। आपको बता रहा है कि कपलेंट आप लगाओगे यहाँ पे वो क्यों लगा रहे हो, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि जो आप अल्ट्रासाउंड लगा रहे हो वो आपके जो इंजरी है उस पर क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है, आप क्यों लगा रहे हो अल्ट्रासाउंड। सेकंड है एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग। तो आपको जो पेशेंट का पार्ट है जहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड लगाना है वहां पे आपको सेंसरी एग्जामिनेशन करना है। आपको देखना है कि जो पेशेंट के सेंसेस हैं वो इंटैक्ट है कि नहीं, पेशेंट टेम्परेचर चेंजेस को बता पा रहा है कि नहीं। और अगर आपको वहां पे कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन दिखती है तो आपको वहां पे अल्ट्रासाउंड लगाना अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम नहीं करता, अल्ट्रासाउंड प्रो इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अगर हो तो आप ना लगाएं अल्ट्रासाउंड को। और थर्ड है प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द पैरेटस। तो आपको इसमें चेक करना है कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड है उसके जो सारे स्विचेस हैं, वायर्स हैं, वो प्रॉपरली अटैच्ड है कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत है कि नहीं, और आपका जो अल्ट्रासाउंड का हेड है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। इसको आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड के हेड पे वाटर डाल के, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड के हेड को पानी में इमर्स करके आप अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन कर सकते हैं। तो जो पानी है उसके अंदर रिपल्स जनरेट होंगी, ठीक है। अगर आपने वाटर ड्रॉपलेट भी ऊपर डाली है तो उसमें रिपल्स जनरेट होगी अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन ढंग से काम कर रही होगी तो। पर ये तो सिर्फ ये बताएगा कि अल्ट्रासाउंड का हेड वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कितना आउटपुट आपको दे रहा है ये भी आपको रूटीनली चेक करना होता है। मतलब हर इसमें नहीं, लेकिन रूटीनली महीने में, साल में आपको आपकी अल्ट्रासाउंड का जो हेड है वो कितना आउटपुट दे रहा है आपको वो चेक करना होता है कि कितनी SATA इंटेंसिटीज आपका अल्ट्रासाउंड दे रहा है। कि आपने सेट किया है 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आपका अल्ट्रासाउंड का हेड आपको दे रहा है इंटेंसिटीज, ठीक है। ये भी आपको रूटीनली चेक करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो है मिनिमम क्राइटेरिया को भी फॉलो नहीं कर पाती। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट टू बी ट्रीटेड। प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट टू बी ट्रीटेड में आपको उस एरिया को क्लीन करना है और वहां पे कपलेंट को लगाना है। फिर आता है सेटिंग अप। सेटिंग अप आपने पूरा देखा यहाँ पे कि किस तरीके से आपको मशीन में पैरामीटर सेट करने हैं, डोजेज आपको सेट करनी है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग। तो आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको रिलैक्स रखना है, उस पार्ट को मूवमेंट नहीं करनी कोई भी। और अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो आप तुरंत हमको रिपोर्ट करें। जैसे ज्यादा हीटिंग अगर आपको हो रही हो तो आप हमको रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का सारा तरीका कि एप्लीकेशन में आपको हेड को मूव करते रहना है, ठीक है, और बीच में कपलेंट लगाना है वो आपको पता है, लेकिन किस तरीके से मूव करना है वो हम देखते हैं। तो 3 तरीके से हम मूव कर सकते हैं इसको। तो या तो आप इसको ओवरलैपिंग सर्कल्स में मूव कर सकते हो, ठीक है, उस जगह पे, या फिर आप उसको फिगर ऑफ 8 में मूव कर सकते हो उस जगह पे, या फिर आप उसको ट्रांसवर्स लाइंस में मूव कर सकते हो उस जगह पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेन आइडिया ये है कि आपको अल्ट्रासाउंड का हेड इवनली मूव करते रहना है, इवन स्पीड के साथ। अब हम आ जाते हैं और टर्मिनेशन पे। तो आपको मशीन जो है वो मैनुअली बंद करनी है, उसकी इंटेंसिटी 0 करनी है। और अब तो मशीन ऑटोमेटिक होती है, तो जैसे ही आपने जो टाइम सेट कर रखा है वो पूरा होता है तो मशीन खुद बंद हो जाती है।
उसके बाद आपको जो आपने जेल लगाया था उसको वहां पे से क्लीन करना है, अल्ट्रासाउंड के हेड से आपको जेल क्लीन करना है। और अगर आपने कोई ड्रग यूज किया है फोनोफोरेसिस के लिए, जो हम भी पढ़ेंगे, तो आपको उसको भी अच्छे से क्लीन करना है अल्ट्रासाउंड के हेड से और पेशेंट की स्किन से। फिर आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड आपको फिर करना है कि आपने क्या क्या पैरामीटर्स डोजेज के यूज किए थे, ठीक है। आपको मोड, फ्रीक्वेंसी, टाइम, कितने टाइम तक आपने दिया था, या फिर आप एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगी ओवरऑल कितनी एनर्जी आपने दी थी। वो आपको सब डॉक्यूमेंट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम पेशेंट अगर आपके पास आए तो आप उसमें चेंजेस कर सकें। एक और चीज जो एप्लीकेशन में बतानी है कि किस स्पीड से आपको मूव करना है। तो जनरली जो डॉक्यूमेंटेड स्पीड है जिससे हमको मूव करना चाहिए वो क्लिनिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जैक्ट उसी स्पीड से अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव कर रहे हो। तो अगर आप ज्यादा इंटेंसिटीज पे अल्ट्रासाउंड को दे रहे हो तो आप अल्ट्रासाउंड के हेड को तेज मूव कर सकते हो। और अगर आप कम इंटेंसिटीज पे अल्ट्रासाउंड को दे रहे हो तो आप अल्ट्रासाउंड के हेड को स्लो मूव कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं हम पॉसिबल डेंजर्स कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन से हो सकते हैं। तो इसमें आती हैं 3 चीजें। पहली चीज है बर्न, टिश्यू डैमेज, तीसरी चीज है एंडोथेलियल डैमेज। ठीक है, तो बर्न हो सकते हैं आपके टिश्यू में अगर आप जो है टिश्यू की हीट डिसिपेट करने की जो पावर है वो कम हो, ठीक है। अगर टिश्यू में पहले से ही ब्लड फ्लो बहुत कम हो, इस्कीमिक हो टिश्यू, और वहां पे अगर आप अल्ट्रासाउंड लगाते हो तो वो एरिया हीट होगा और उधर जो ब्लड फ्लो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां से ब्लड नहीं आ सकता और ज्यादा, तो वहां पे ओवर हीटिंग हो सकती है और वहां पे बर्न हो सकता है, ठीक है। तो अगर टिश्यू के हीट डिसिपेट करने की पावर कम है तो आप कॉशन के साथ अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं। दूसरी चीज टिश्यू डैमेज ड्यू टू अनस्टेबल कैविटेशन, ठीक है। तो अनस्टेबल कैविटेशन मैंने बोला है आपको कि अभी तक अच्छे से स्टैब्लिश नहीं है कि अनस्टेबल कैविटेशन जो है वो थेरेप्यूटिक रेंज में होती है भी कि नहीं। तो अनस्टेबल कैविटेशन से टिश्यू डैमेज होना अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। थर्ड चीज है एंडोथेलियल डैमेज। तो स्टेशनरी वेव्स जो बनती है उसकी वजह से मैंने बताया कि स्टेसिस हो सकता है वहां पे ब्लड का, और एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है। लेकिन स्टेशनरी वेव भी नहीं बनती क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड के हेड को मूव करते रहते हैं और इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो मेन जो पॉसिबल डेंजर है वो है बर्न का, ठीक है। ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये बहुत ही मिनिमल है, ठीक है। तो बर्न हो सकते हैं और पेरियोस्टल बर्न हो सकते हैं अगर आप ढंग से पैरामीटर्स को सेट नहीं करते, ढंग से अप्लाई नहीं करते अल्ट्रासाउंड को। तो अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अल्ट्रासाउंड की, कि जहां पे आपको अल्ट्रासाउंड नहीं लगानी है या फिर कॉशन के साथ लगानी। तो सबसे पहले आता है रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज। तो जिनमें भी टिश्यू डिवीजन हो रही है वहां पे हमको अल्ट्रासाउंड नहीं लगानी है क्योंकि अल्ट्रासाउंड टिश्यू डिवीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो हमको ट्यूमर्स पे और प्रेग्नेंट यूट्रस पे नहीं लगाना है अल्ट्रासाउंड। उसके बाद आता है वस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे ऑलरेडी इस्कीमिक कंडीशन हो, ब्लड फ्लो पहले से ही हैम्पर हो, तो वहां पे टिश्यू में हीट डिसिपेट करने की पावर कम हो जाती है ऑलरेडी। तो जो हीटिंग है वहां पे वो ज्यादा होएगी और बर्न के चांसेस हैं। तो वस्कुलर प्रॉब्लम्स जहाँ पे इस्कीमिक कंडीशन हो वहां पे आपको नहीं लगानी, या फिर वहां पे जो ब्लीडिंग है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग वाली कंडीशन जैसे हीमोफीलिया, वहां पे आपको अल्ट्रासाउंड नहीं लगानी है जहाँ पे ब्लीडिंग पॉसिबली हो सकती है। सेकेंड वस्कुलर प्रॉब्लम होती है डीवीटी। तो आपको डीवीटी में भी नहीं लगाना है, ठीक है। ब्लीडिंग में नहीं लगाना है और इस्कीमिक टिश्यू में नहीं लगाना है। तो डीवीटी में इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो थ्रोम्बस को डिसलॉज कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है वहां से,
और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। फिर आता है रेडियोथेरेपी। तो अगर 6 महीने के अंदर उसकी रेडियोथेरेपी हुई है तो उस एरिया पे जो सेंसेशंस है वो नहीं होती या फिर बहुत ही कम होती है, तो पेशेंट जो है वो टेम्परेचर चेंजेस को नहीं बता पाता, तो वहाँ पे हीटिंग के चांसेस या फिर बर्न के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड पे के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे हम इजीली अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन हमको फिर भी कॉशन रखना पड़ेगा जहाँ पे जो नर्वस टिश्यू है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन में या फिर लैमिनेक्टोमी के कंडीशन में। ठीक है, वैसे भी इन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन हम फिर भी कॉशन रख सकते हैं जहाँ पे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट्स होते हैं जैसे कि पेस मेकर्स, तो हमको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कॉशन के साथ लगानी है या फिर नहीं लगानी। और दूसरा इम्प्लांट हो सकता है मेटल इम्प्लांट्स। तो मेटल इम्प्लांट्स जहाँ पे बड़े मेटल इम्प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े मेटल इम्प्लांट्स हीट को डिसिपेट कर सकते हैं उसके एंड्स पे और बाकी टिश्यूज में उसको डिसिपेट कर सकते हैं हीट को। और जहाँ पे छोटे मेटल इम्प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पे लोकल हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बड़े मेटल इम्प्लांट्स की जगहों पे आप अल्ट्रासाउंड को लगा सकते हो, क्योंकि वो हीट को जो है कंडक्ट कर देंगे और डिसिपेट कर सकते हैं। फिर तीसरे टाइप का इम्प्लांट होता है एक्रिलिक बोन ग्लूस या फिर जैसे बोन सीमेंट जो होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम अल्ट्रासाउंड लगाते हैं तो देखा गया कि अगर हम 60 to 70% तक टेम्परेचर रेज करें वहाँ पे या फिर इससे ज़्यादा रेज करें तो जाके वो जो बोन सीमेंट है वो लूजन अप होने लगेगी। लेकिन हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसीलिए जो एक्रिलिक बोन ग्लूज हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे भी हम अल्ट्रासाउंड को सेफली लगा सकते हैं। तो मेटल इम्प्लांट्स में और एक्रिलिक बोन ग्लूज के इम्प्लांट्स में हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ पे लगे हों, जैसे कि पेस मेकर्स। ठीक है, फिर आ जाता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जैसे कि आइज, गोनैड्स, लंग्स, गट्स, यहाँ पे हमको नहीं लगाना। आइज में इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिंग मीडियम है वो बहुत ज़्यादा है, तो इजीली कंडक्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, लंग्स और गट्स में एयर ज़्यादा होती है तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड हम अवॉइड करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एनिमल स्टडीज़ में देखा गया है क्योंकि वहाँ पे जो लंग्स और गट है और जो हमारी स्किन है उसके बीच में जो ये थिकनेस है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं अल्ट्रासाउंड के। लेकिन ह्यूमन बॉडी में लंग्स तक पहुँचने के लिए या गट तक पहुँचने के लिए बीच में बहुत ज़्यादा लेयर आती है, तो इसमें और ज़्यादा रिसर्चेस होना बाकी है कि लंग्स और गट्स के एरिया में हम अल्ट्रासाउंड सेफली लगा सकते हैं कि नहीं। फिर आता है एनेस्थेटिक एरियाज। एनेस्थेटिक एरियाज में आपको पता है जिस भी मोडालिटी से टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे हमको वो मोडालिटी नहीं लगानी, क्योंकि पेशेंट अगर रिपोर्ट ही नहीं कर पाएगा कि वहाँ पे मेरे को हीट फील हो रहा है तो फिर वहाँ पे बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट हम आ जाते हैं फोनोफोरेसिस पे। तो फोनोफोरेसिस इज द प्रोसेस जिसमें हम अल्ट्रासाउंड को यूज करके ड्रग डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो जैसे आयंटोफोरेसिस होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ड्रग्स को बॉडी में भेजते हैं, वैसे इसमें साउंड वेव्स के थ्रू हम ड्रग्स को बॉडी में भेजते हैं। तो हम जो मीडियम हमने लिया है वहाँ पे उस ड्रग को यूज कर सकते हैं या फिर उसको हम अपने जेल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अब अगर हमको फोनोफोरेसिस में जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाना है, ठीक है, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अगर हमें बढ़ाना है तो जो फ्रीक्वेंसी है हमको उसमें लो लेनी है। ठीक है, जो पल्सिंग है हमको उसमें पल्सिंग यूज करनी है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी लेनी है, पल्सिंग यूज करनी है, ज़्यादा ड्यूरेशन और ज़्यादा इंटेंसिटी पे देनी है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स अगर आप सेट करते हो तो जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो मैक्स टू मैक्स होएगी। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। तो इससे हमको अल्ट्रासाउंड और ड्रग दोनों के फायदे एक टाइम पे मिल सकते हैं। ठीक है, पर इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कपलेंट आप यूज कर रहे हो, जो ड्रग आप यूज कर रहे हो वो एक अच्छा कपलेंट भी हो।
ठीक है, तो जो आप ड्रग यूज कर रहे हो वो एक अच्छे कपलेंट की तरह भी काम करना चाहिए। तो इसके फोनोफोरेसिस के ऊपर भी मैंने स्टडीज पढ़ी, तो उसमें एक स्टडी में देखा गया कि दो ग्रुप्स में अल्ट्रासाउंड को दिया गया। एक ग्रुप में अल्ट्रासाउंड को ड्रग के साथ दिया गया और एक ग्रुप में सिर्फ अल्ट्रासाउंड को दिया गया, और ये एक्यूट लो बैक पेन के लिए दिए गए थे। तो इसमें जो आउटकम्स था वो ये था कि जिस ग्रुप में ड्रग प्लस अल्ट्रासाउंड को दिया गया था उसमें ज़्यादा पेन रिडक्शन था एज कम्पेयर टू जिसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड को दिया गया था। तो ये प्रूव करता है कि फोनोफोरेसिस की बेनिफिट्स को, कि फोनोफोरेसिस में ड्रग और अल्ट्रासाउंड दोनों के इफेक्ट्स हम साथ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत कम थे। तो इसीलिए फोनोफोरेसिस पे भी अभी और स्टडीज़ हमें चाहिए, और स्टडीज़ होना बाकी है। अब आ जाते हैं हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। तो इसकी जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो कि अल्ट्रासाउंड की थी, ठीक है, सब वही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, पर एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें यह है कि आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो अवॉइड करने हैं एक्यूट इंजरी में या फिर इन्फ्लामेटरी फेज में, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अवॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इन एक्यूट इंजरीज। तो ये था सारा अल्ट्रासाउंड के बारे में। इसके बाद अल्ट्रासाउंड के अंदर दो चीज़ें और आती है, एक है लॉन्ग वेव डाइथर्मी। अल्ट्रासाउंड से जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स है उनको हम लॉन्ग वेव डाइथर्मी में यूज़ करते हैं और उससे भी हम हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन LWD में इतनी ज़्यादा रिसर्चेज अभी नहीं हो रखी और इस लेक्चर में हम LWD नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम बहुत ही कम इंटेंसिटीज़ यूज़ करते हैं, 0.01 की रेंज में हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटीज़। तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड के बारे में भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये था सारा कुछ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में। ठीक है, लेक्चर्स थोड़े से बड़े थे, लेकिन इसके बाद आपको और कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड के बारे में। और ये अब तक की जितनी ज़्यादा हो सके मैंने उतनी ज़्यादा रिसर्चेस पढ़ के इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मोडालिटी इलेक्ट्रोथेरेपी की प्लेलिस्ट में मैं कौन सी बताऊं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।